हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं, अब चूँकि बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है और इसको ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है। तैयारी आपको अब महत्वपूर्ण ढंग से करनी होगी और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे ढंग से लिख पाएँ, अच्छे अंकों को प्राप्त कर पाएँ, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो प्रिय छात्रों, इसी कड़ी में हमने भी आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यूपी एमएसपी की साइट्स पर जा कर के हमने इस सुझाव को, जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए जो सुझाव दिया गया है, उसको हमने निकाला है। आइए इन सुझावों को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो पाए और आप और अच्छे ढंग से लिखें, जिससे आपकी सफलता में और चार चांद लग जाए। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग पहले इस सुझाव को देखते हैं और इसमें से जो महत्वपूर्ण सुझाव आपको लगता है उसे आप अमल करें और अच्छे अंकों से पास करें। यह वीडियो में आपको सभी विषयों के बारे में कैसे लिखा जाए और किस प्रकार से पढ़ा जाए, इस पर चर्चा की गई है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके पढ़ाई में चार चांद लगाने वाला है। इसलिए आप पूरी वीडियो तक बने रहें अंत तक और इसका लाभ उठाएं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव। माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनका भली भांति अध्ययन करें। प्रिय छात्रों, देखिए पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, अगर आप कहेंगे या आपकी इच्छा होगी और मैं प्रयास भी करूंगा कि ये पॉइंट्स से संबंधित जो बातें लिखी हुई हैं इसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करें और इस पेपर को हम डाउनलोड करके आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। आप भी जो है इस साइट पर जा कर के इन प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं और इनसे तैयारी आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी। देखिए प्रिय छात्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यही है पॉइंट कि स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें। आपको के पास कितना समय है, किस सब्जेक्ट पर आप कितना समय दे पा रहे हैं और किसकी तैयारी किस प्रकार से करना है, इसका जो है आपके पास टाइम टेबल यानी समय सारणी आपको बनाना पड़ेगा, जिससे सभी विषयों से संबंधित विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। आपको किसी एक विषय को ही लेके नहीं बैठना है। अब आपके पास समय का बिल्कुल अभाव है। अब 15-20 दिन का जो समय शेष बचा हुआ है, ये समय आपके लिए गोल्डन समय एकदम है, गोल्डन टाइम है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, समय सारणी का बिल्कुल आपको बना लेना चाहिए। यदि आप बना लिए हैं तो उसको एक बार पुनरावलोकन कर लें कि हमने सभी विषयों का स्थान दिया है, सभी विषयों को हम समय से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या एक ही विषय को लेकर बैठ जाते हैं। इस विषय पर आप निश्चित रूप से गंभीरता लें। अगला पॉइंट दिया हुआ है यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उसे ससमय विषय अध्यापक से संपर्क करके समझ लें। अभी आपके पास समय है, अभी आप लोग अपने अपने विद्यालयों में जा भी रहे होंगे, तो इस पॉइंट को भी विशेष ध्यान दें। ये तीसरा पॉइंट कि यदि आप पढ़ते समय अब आप अनावश्यक अपने अध्यापक से न बातें सुने, अनावश्यक समय बर्बाद न करें। आप घर पे जब पढ़ाई कर रहे हो, टाइम टेबल बना के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप निश्चित है कि जब आप पढ़ाई करेंगे, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर रहे होंगे उसमें कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे या नहीं आ रहे होंगे, उसे आप नोट कर लें और उस टॉपिक को लेकर विद्यालय में आएँ, अपने अध्यापक से समझने का प्रयास करें।
ये प्रतिदिन का आपका काम होना चाहिए, 4 दिन 6 दिन 10 दिन जो भी समय बचा हुआ है, जो भी आप विद्यालय जा रहे हैं, इस काम में एकदम लग जाए। अगला पॉइंट देखिए दिया हुआ है कि पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। पुनरावृत्ति अर्थात दोहराने का है, मतलब आप जो भी विषय को पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिए, दोबारा उसको पढ़ना है। तो यदि आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो ये प्रबंधन करें समय का, टाइम का। जिसने समय का प्रबंधन करना जान गया, जो छात्र छात्रा, तो निश्चित है उसकी सफलता में 4 चांद लगने वाला है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का अवश्य प्रयास करें। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शासन की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो यही है। इस पर जाएं और मॉडल प्रश्न पत्र जो भी हैं उसको समय से, जो निर्धारित समय दिया हुआ है उस पे, उसके अंदर हल करने का प्रयास करें। इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये काम आप महत्वपूर्ण ढंग से करने का प्रयास प्रतिदिन करें। अगला पॉइंट है कि विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री, वीडियोज दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है। विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यूट्यूब चैनल पे जाएं, जो गवर्नमेंट की के द्वारा बनाया गया यूट्यूब चैनल है ई ज्ञान गंगा, और दीक्षा ऐप है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा बेहतर रहेगी, अपनी किताबों के माध्यम से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगी। वह आज कल भी प्रासंगिक थी हम लोगों के समय में, आज भी प्रासंगिक है, उससे आप पढ़ें। और जो सरकार द्वारा बनाया गया ये चैनल है, ये ऐप है, इसके माध्यम से आप पढ़ें। या आपके जो अध्यापक हैं, अगर उनका चैनल, जैसे मैंने आप इस चैनल में बना रखा हूँ, इस पर आप जाकर के जो संबंधित, चूँकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ तो हिंदी के जो भी चीज़ें हैं इस पर पढ़ी हुई हैं, इसके आप पढ़ सकते हैं। और तमाम अच्छे अच्छे चैनल हैं, उस पर जा कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। या अब मैंने कहा पहले ही कि ऑफलाइन अर्थात स्वाध्याय, अपनी पुस्तकों के आधार पर पढ़ाई ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये काम अवश्य आप कर लें, ये इससे भी आपको बेहतर फायदा मिलेगा। अगला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। देखिए इस प्रकार के पेपर आएंगे आपके सामने, ये दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। खंड अ करके आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ब करके आएगा वर्णात्मक प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओमार सीट तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका में देने पड़ेंगे। ठीक, यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न रहेगा, जो खंड अ रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न, उसको ओमार सीट पर, और खंड ब जो वर्णात्मक रहेगा उसे जो है उत्तर क्या करेंगे, परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। ओमार सीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें। यानी बहुत जल्दबाजी में ओमार सीट का प्रयोग न करें, पहले प्रश्न को पढ़ लें, समझ लें, पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि नहीं यह प्रश्न का फला विकल्प सही है, तभी उसके आधार पर ओमार सीट को भरें। बार बार ओवर राइटिंग कटिंग न करें। इस प्रकार से यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके अंक नहीं मिलेंगे, ये सुनिश्चित कर लें। एक ही प्रश्न को के समक्ष 2 विकल्प को न भरें और न काटें। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका अंक नहीं मिलेगा। ये सावधानी पूरी तरह से ध्यान में रख करके आपको ओमार सीट को भरना होगा। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। यानी प्रश्न पत्र में क्या लिखा हुआ है,
किस विषय पे आपको व्याख्यान करना, किस विषय पे लिखना है, इसका आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। कोई काम जल्दबाजी में न करें। इसलिए आपको जो है मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करने की बात की जा रही है कि प्रतिदिन एक मॉडल प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें किसी एक विषय का, और अधिक से अधिक समय आप पढ़ाई में इस समय लगाएंगे तभी आपकी सफलता अच्छे ढंग से सुनिश्चित है। आगे, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या, उत्तर पुस्तिका में दी गई प्रश्न संख्या को अंकित करें। जैसे उत्तर पुस्तिका में आप प्रश्न लिखने जा रहे हैं, उसका उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो प्रश्न पत्र संख्या यानी प्रश्न जो उसमें दिया हुआ उसकी संख्या जो है आपको जरूर लिखना चाहिए, याद रखें। खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखें, यानी जैसे जिस खंड का है तो वहाँ ऊपर खंड लिखें। जैसे खंड ब का आपको वर्णात्मक लिखना है तो खंड ब वर्णात्मक प्रश्नोत्तर आप ऊपर डाल दें। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर अस्पष्ट हो उसे पहले हल करें। ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल महत्वपूर्ण यह वाक्य है। प्यारे छात्रों, याद रखिए, आज की ये वीडियोज आपके लिए तूफान लाने वाली है। इस वीडियो को आप जरूर समय निकाल करके 10 मिनट 15 मिनट का जो भी ये समय है इसको आप जरूर सुन लें, और ये आपको बहुत ही क्लियर कर देगा, क्योंकि ये जो मैंने निकाल के लाया है ये यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट से मैंने इस सुझाव को निकाला, मैंने अपने मन से नहीं लिखा। ये हालांकि ये हम लोगों के मन में, हम लोग इतनी मेहनत किए हैं अपने ज़माने में, और इस प्रकार का ये ध्यान जो दिए हैं वो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए लिखा है, प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर पहले आ रहा हो उसे पहले लिखें, बैठकर समय न नष्ट करें। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता के साथ करें। स्वच्छ, साफ, बिल्कुल आपका लेख स्पष्ट होना चाहिए, आपकी राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए विद्यालय में कहा जाता है, विद्यालयों में अध्यापक कहते हैं कि आप लिखावट पे ध्यान दो। और जो छात्र छात्रा विद्यालय में, क्लास में, कक्षा में बैठ करके अगर अपने रफ कार्य को करता है, जो अध्यापकों द्वारा लिखवाया जाता है उसको रफ करता है, फिर जा कर के घर पे फेयर करता है, फाइनल कॉपी पे लिखता है, उसकी राइटिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाती है। और जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि डायरेक्ट सीधे फेयर पे ही लिख लेते हैं क्लास में बैठ के कक्षा में, वही काम उनका बिगड़ता है। यानी अधिक से अधिक आप लिखने का प्रयास करें। पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, सुबह में आपने याद किया, शाम को लिखें उसी चीज़ को लिखें जो आपने पढ़ाई किया। तो ये चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे, यानी स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान तभी हो पाएगा और अच्छे ढंग से तभी आप उसको बढ़िया से लिख पाएंगे जब आप प्रतिदिन का आपको अभ्यास होगा। तो इस अभ्यास को बनाएं, अभी आपके पास समय है 15-20 दिन का, अपनी राइटिंग को सुधारें, स्वच्छ लिखें और मात्राओं का बिल्कुल ध्यान रखें। कौन सी मात्रा किस पर लगानी है, किस शब्द में कौन सी मात्रा रहेगी, इस बातों का बिल्कुल ध्यान रख लें। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया। यानी आप काफ़ी आप लिख लिए अपनी, तो एक बार पुनः मिलान कर लें कि आपने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है या कोई गलती से छूट गया है। इस बात का भी आप ध्यान रख लें। अब देखिए, सबसे पहले आपका पहला पेपर आपके सामने आने वाला है 16 तारीख को, 16 फरवरी को आपका पहला पेपर होगा हिंदी का। इसलिए प्रिय छात्रों, इसमें हिंदी विषय को आप कैसे हल करें ये इस पर लिखा हुआ है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी हिंदी विषय को आप कैसे हल करें। ये वीडियो में सभी विषयों पे चर्चा होने वाली है, तो बने रहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस पूरे वीडियो को देखें और समझें और इस तरह से तैयारी प्रारंभ कर दें। प्रिय छात्रों, देखिए लिखा है, हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए
समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति यानी दोहरा लें करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ कर पढ़ें। प्रिय छात्रों, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए समझ कर पढ़ाई करें। जितना समझ के पढ़ेंगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होगी। और इस बात का, इन बिंदुओं का ध्यान रखें। गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य, इन सब से और निबंध, ये सब सम्मिलित रहेंगे परीक्षा में। इन सब पर आपका ध्यान होना चाहिए। इनमें से किसी एक को लेकर के आप ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो सफलता अच्छे ढंग से नहीं मिलेगी। इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान रखें और एकाग्रता पूर्वक उसको दोहराएं। रट्टा मारने के स्थान पर समझ करके पढ़ें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अगला बिंदु है कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों यानी रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें। परिभाषा एवं उदाहरण का भी अभ्यास करें। प्रिय छात्रों, यानी काव्य सौंदर्य अवश्य लिखें। व्याख्या करने के बाद काव्य सौंदर्य लिखें, और काव्य सौंदर्य लिखते समय यदि आप नीचे रस, छंद, अलंकार उसमें जो भी है उसको वर्णित कर रहे हैं तो उसके साथ कोई एक आध और उदाहरण नीचे यदि आप लिख देते हैं तो ज़्यादा अंक, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यानी अधिक से अधिक अंक अध्यापक देने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह आकर्षक हो जाता है ना। जिस प्रकार से जैसे भोजन बना हो, उसमें सलाद रख दें, उसमें चटनी रख दें तो वो थोड़ा सा और आकर्षक हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आप किसी कविता का काव्य सौंदर्य लिख रहे हैं और काव्य सौंदर्य में आपने जो रस है वो आया उसको लिखे, जो छंद अलंकार है उसको लिखे, और उसके आधार पर एक और आपने उदाहरण कोई दे दिया रस, छंद, अलंकार का, उसी में लिख दिया आपने, तो वो कविता, वो मतलब व्याख्या आपकी आकर्षक हो जाती है। पूरी तरह से नंबर आपको मिलने का पूरा चांस हो जाता है, पूर्ण अंक। तो अगला है, आगे बढ़ते हैं। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। देखिए, अब ये पेपर हल करते समय आपको ये सब सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो इसमें लिखा हुआ है अगर इन बिंदुओं का आप अक्षरशः पालन करते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप टॉपर बन सकते हैं। ये पूरी तरह से 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, लिखा है गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। गद्य लेखकों की जो रचनाएं हैं उसको पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। आप प्रत्येक पाठ के प्रत्येक गद्य पद्य लेखकों को जब आप पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ें, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं, सबको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और समझ करके उसको फिर लिखने का प्रयास करें। प्रतिदिन कोई ना कोई गद्य लेखक को पढ़ते हैं तो उसका जो है आप पूरी तरह से, और लिखते समय रट्टा मार के नहीं, जैसा कि ऊपर लिखा है ना, रट्टा मार के आप पढ़ेंगे नहीं, समझ करके लिखें। आगे है कि शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी सुधार संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे, नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिल सके। यानी ये चीज़ों का ध्यान देखिए, ये महत्वपूर्ण है। ये जो क्या है महत्वपूर्ण है कि आप जो भी चीज़ें लिखते हैं, मैंने शुरू में ही बोला कि शब्दों का प्रयोग, मात्राओं का ध्यान, ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। आप मात्रा क्या लगा रहे हैं, शब्द क्या लिख रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको
उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब की जानकारी होगी अच्छे ढंग से, तब लिख। तो इसका आप जानकारी रखें, इससे आपका व्याकरण संबंधी वर्तनी सुधार भी होगा और इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट दिया है कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण करने का अभ्यास करें। ये पॉइंट का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि निर्धारित समय में आप प्रश्न पत्रों को कैसे हल करें। आप प्रतिदिन, मैंने बोला, कई बार बोला, इसमें भी लिखा हुआ है कि एक प्रश्न पत्र प्रतिदिन किसी एक विषय का प्रतिदिन हल करें। अनुसार खरीद लें पेपर। इसके बाद मॉडल प्रश्न पत्र हैं, आपके क्वेश्चन बैंक तमाम खरीदे होंगे, उसमें पीछे दिया हुआ है। इस यूपीएमएसपी की साइट पर जा करके आप मॉडल प्रश्नों को निकाल करके हल करें। ये काम आप प्रतिदिन करें जितना समय आपके पास बचा हुआ है। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। ये पॉइंट आपको हर पेपर में ध्यान देना होगा। पढ़ने पर समझने के बाद ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियां न हों। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखें कि कितने अंकों का है, कितने शब्दों में लिखना है। अब लिखना है एक पृष्ठ में लिख दिए आपने उसको 1.5 पृष्ठ में, 2 पृष्ठ में। अब आपको आ रहा है कोई प्रश्न, आपने उसे उठा करके 2.5 पृष्ठ में लिख दिया। अब पूछ रहा है वह आपको जो है 50 शब्दों में या 100 शब्दों में, तो ऐसा न करें। जितने में पूछा है, जितने अंक का है, उतना ही उत्तर, समुचित उत्तर लिखें। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये पॉइंट आप पढ़े होंगे अपनी किताबों में, अपनी जो हिंदी की किताबें हैं आप पढ़े होंगे, उसमें जीवन परिचय में एक तरफ संक्षिप्त जीवन परिचय दिया रहता है। इस प्रकार से चार्ट का प्रयोग करें। यदि जीवन परिचय लिख रहे हैं तो एक तरफ चार्ट में ऐसे बनाएं और इस प्रकार से, जैसे कबीरदास का दिया हुआ है कि जन्म स्थान, माता पिता, मान लीजिए कबीरदास का आ गया तो ऐसे कबीरदास लिख करके ऐसे बनाएं बॉक्स, और उसमें जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली, कृतियाँ और मृत्यु, ये मुख्य चीज़ों को जो है इसमें दर्शा दें। ठीक है, और इसके बाद आगे जो भी लिखना है आपको वो लिखते जाएं। सेम एकदम आप देख सकते हैं, आपके पास अभी गद्य, हिंदी गद्य, हिंदी काव्य की जो किताबें हैं उसमें जीवन परिचय दिया होगा, तो एक तरफ कोने में संक्षिप्त जीवन परिचय देता है। ठीक वही चीज़ बताया जा रहा है कि वो काम आप अवश्य करेंगे। जीवन परिचय लिखते समय एक तरफ कोने में अभिष्ट रूप से आप जो है इसको डाल देंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय को। अब देखिए दिया हुआ है कि पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ें। पैराग्राफ आधारित प्रश्न यानी लंबे प्रश्नों को, बड़े प्रश्नों को हल करते समय एक से अधिक बार उसको जरूर पढ़ें। प्रश्न को अच्छी तरह समझ करके ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण नियमों का, विराम चिन्हों का, अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें। यही लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं कि मैंने तो सर बहुत अच्छे से लिखा था, मैं तो पूरा पूरा सही सही लिखा था। अरे भाई, सही सही लिखे थे, हिंदी है, और हिंदी क्या कोई भी भाषा हो, आप वर्तनी सुधार लिखेंगे, आप चिन्हों का प्रयोग सही करेंगे, तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। आप केवल लिखते चले जाएंगे तब थोड़ी अंक मिलेंगे, है ना। जैसे आप आटा आपके पास है लेकिन रोटी बनाने का तरीका नहीं मालूम है तो क्या आप बना पाओगे। उसी प्रकार से शब्द तो, उत्तर तो आपके पास है लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसमें आकर्षक कैसे बनेगा, वह सही कैसे लगेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए विराम चिन्हों का, अल्प विराम, पूर्ण विराम चिन्हों का बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको पालन करना होगा। कहाँ क्या लगाना है उसको लगाने का प्रयास करना होगा।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रतिदिन एक लेख, एक पन्ना, दो पन्ना आप लिखें, समझें, परीक्षा दें, स्वतः से परीक्षा दें, अपने परीक्षार्थी बने, अपने परीक्षक बने, दोनों काम करें और प्रतिदिन स्व परीक्षार्थी बन करके परीक्षा दें और परीक्षक बन करके अपनी यही कॉपी को चेक करें ईमानदारी के साथ। देखिए आपके अंदर जो है सुधार बहुत तेज़ी से आएगा। अगला पॉइंट है कि निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार इत्यादि। निम्नलिखित निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। अब पता चल रहा है कि आप निबंध लिख रहे हैं, मेरा प्रिय मेला, और चले गए आप किसी महाउत्सव में, किसी जो है महोत्सव का लिखने लगे आप। तो ये ध्यान रखें, आप विद्यालय पे लिख रहे हैं तो विद्यालय संबंधित ही आप सामग्री आप डालें। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखें और कौन कौन से पॉइंट उसमें आपको डालना है उसका ध्यान रखें। उस पॉइंट के आधार पर ही उसमें जो है आप शब्दों का चयन करके लिखें, उससे भटकाव की तरफ न जाएं, ये ध्यान रखें। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ एवं सुंदर स्पष्ट अक्षरों में लिखें। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य, जैसे आपका जिला जो है आजमगढ़ है, आजमगढ़ में अग्रपूजा खंड काव्य चलता है, तो अग्रपूजा खंड काव्य को अच्छी तरह से पढ़ लें, सुन लें, ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझ लें और उसके सभी सर्गों को अच्छे ढंग से पढ़ लें। सभी नायकों के जो है, जो उसमें नायक हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, युधिष्ठिर के ऊपर अगर आ जाता है लिखने के लिए तो आप उसे लिखें। तो ये चीज़ों को आप अच्छे ढंग से पढ़कर तैयार कर लें और उसी के उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है प्रिय छात्रों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान को अच्छे ढंग से कैसे लिखें, सामाजिक विज्ञान के पेपर को। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको जो है अच्छे ढंग से इस वीडियो को पढ़ लें, देख लें, और मैं प्रयास करता हूं कि इस PDF को अपने चैनल पर, इसी वीडियो के साइट पर मैं डाल देता हूं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा खोल करके, और प्रयास करिए, पूर्ण रूप से प्रयास करिए, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। हम लोगों का भी प्रयास है और आपका भी प्रयास हो, और एकदम समय का बिल्कुल प्रबंधन कर लें। समय का जो प्रबंधन कर लिए होंगे यदि आप, तो आप निश्चित है कि स्पष्ट है कि आप अच्छे अंकों से पास होंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।